प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी जो भी टॉपिक हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें भलीभांति समझ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी विषय जो अभी तक पढ़ाए गए हैं भाषा विज्ञान के अंतर्गत उन सभी बिंदुओं को पढ़ने में समझने में आसानी हो रही होगी। हमारे वीडियो इसमें सहायता आपकी कर रहे होंगे। बच्चों, अभी जो हमारी पिछली क्लासेस चल रही थी उनमें पिछली कक्षाओं में हमने भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा की। हम जो है भाषा की उत्पत्ति के 7 सिद्धांत पढ़ चुके हैं और आगे जो हमारे अगले जो सिद्धांत हैं उनमें हमारा 8वां सिद्धांत है संगीत सिद्धांत। बच्चों, जैसा कि आप सभी को संगीत बहुत ही प्रिय है, संगीत बहुत ही कर्णप्रिय होता है, सभी संगीत सुनना पसंद करते हैं। तो इसी संगीत और इसकी धुन, इसकी लय के आधार पर संगीत सिद्धांत की जो है कल्पना की गई है या कहें कि संगीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। संगीत सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति मानव संगीत से हुई है, जिसे हम प्रेम सिद्धांत, सिंग सेंग थ्योरी एवं वो सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। डार्विन, स्पेंसर और येसपर्सन आदि प्रतिष्ठित विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। विद्यार्थी, जैसा कि आप देखते हैं कि जब हम टहल रहे होते हैं, स्नान कर रहे होते हैं या कहीं कि हम जब थोड़ा इससे प्रसन्न होते हैं, हर्षित हमारा मन होता है तो हम अनायास ही गुनगुनाने लगते हैं। जो है मन से एक धुन निकलती है, उसको हम गुनगुनाते रहते हैं। तो ये मनुष्य का एक स्वाभाविक जो है क्रिया है, मनुष्य का स्वभाव है। तो इस स्वभाव के आधार पर ही संगीत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि जब मनुष्य आदिम अवस्था में था तो जब वह प्रसन्न होता था, हर्षित होता था या कोई कार्य कर रहा होता था तो वह धीरे धीरे गुनगुनाता था और अपने मनोभावों को गुनगुनाहट के रूप में प्रकट करता था। और मनुष्य द्वारा जो गुनगुनाने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया है उससे कुछ ध्वनियाँ उच्चरित हुई होंगी और इसी से भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा संगीत सिद्धांत की मान्यता है। संगीत सिद्धांत के जो विचारक हैं वो ये मानते हैं कि संगीत जो कि स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, मनुष्य की एक स्वाभाविक क्रिया है और जिसके आधार पर ही जो है धीरे धीरे शब्दों का विकास हुआ होगा और उन शब्दों से ही आगे चलकर भाषा बनी है। तो संगीत सिद्धांत की जो थ्योरी है, सिंग सेंग सिद्धांत जिसको हम कह रहे हैं, वो सिंग सेंग सिद्धांत इसी पर आधारित है कि मनुष्य जो है धीरे धीरे गुनगुनाता होगा और उनकी इस गुनगुनाहट से ही कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है और उन शब्दों से ही आगे चलकर भाषा का विकास हुआ है। परंतु जब इस सिद्धांत की बच्चों हम समीक्षा करते हैं तो यह बात बिल्कुल साफ होती है, एकदम स्पष्ट होती है कि ये सिद्धांत पूर्णतः अनुमान पर आधारित है। भाषा की उत्पत्ति के जो मूल प्रश्न हैं उसका समाधान ये सिद्धांत नहीं करता है, क्योंकि ये माना जा सकता है कि संगीत मनुष्य की प्रकृति है या मनुष्य जब भी हर्ष के समय होता है, प्रसन्न होता है तो अपनी प्रसन्नता को वो गुनगुनाहट के माध्यम से प्रकट करता है। परंतु इस गुनगुनाहट से शब्दों का कैसे विकास हुआ और फिर उन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सिद्धांत इस समस्या को स्पष्ट करने में सर्वथा असमर्थ है। साथ ही प्रश्न यही आता है कि गुनगुनाने से अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे भाषा विकसित हुई। तो इस सिद्धांत का में जो है इन सारे हमारे जो प्रश्न हैं उनका कोई स्पष्टीकरण हमें नहीं मिलता है। इसलिए भाषा चिंतकों की दृष्टि में यह बिल्कुल ही अस्वीकार्य सिद्धांत है। परंतु हम ये अवश्य मान सकते हैं कि गुनगुनाना मनुष्य का स्वभाव है और उस गुनगुनाहट से हर्ष के कुछ शब्द, प्रसन्नता के कुछ शब्द अवश्य ही विकसित हुए होंगे, लेकिन पूर्णतः भाषा का विकास इस सिद्धांत से हुआ है ऐसा नहीं माना जा सकता। अगले सिद्धांत की जो हम बात करते हैं बच्चों, तो अगला हमारा सिद्धांत आता है इंगित सिद्धांत। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा
सांकेतिक उत्पत्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। तो इंगित सिद्धांत भी बहुत कुछ अनुकरण सिद्धांत जैसा ही है। डॉक्टर राय, रिचर्ड तथा जोहानसन इंगित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और इस मत के अनुसार आदि मानव ने स्वयं अपने ही अंगों से होने वाली चेष्टाओं या ध्वनियों का वाणी द्वारा अनुकरण किया तथा इस प्रकार भाषा बन गई। तो अनुकरण जो सिद्धांत है वह भी बिल्कुल इसी मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य ने अपने अंगों द्वारा उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियाँ हैं उनका ही अनुकरण किया और आंगिक जो चेष्टाएं हैं, हमारी जो ध्वनियाँ हैं, वाचिक जो हमारी चेष्टाएं हैं, उनसे ही उन्होंने धीरे धीरे अनुकरण करते हुए कुछ शब्दों का जो है आविष्कार कर लिया। तो ये सिद्धांत, इंगित सिद्धांत जो है वो एक प्रकार से अनुकरण सिद्धांत का ही जो है विकसित रूप कह सकते हैं हम इसे। तो इंगित सिद्धांत भी इसी मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य ने जो है, आदि मानव ने जो है अपने अंगों से होने वाली आंगिक चेष्टाओं या वाचिक चेष्टाओं से कुछ शब्दों का जो है गठन कर लिया या कुछ शब्दों को गढ़ लिया और जिससे भाषा का विकास हुआ। इस सिद्धांत के समर्थक जो है वो अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मनुष्य ने जब पानी पीना प्रारंभ किया होगा, या कहें कि जो उसने सर्वप्रथम पानी पिया, तो जब हम पानी पीते हैं तो क्योंकि हमें पानी पीने के लिए, पानी को अपने शरीर के अंदर ले जाने के लिए श्वास खींचते हैं और श्वास खींचते समय जो है, पानी पीते समय जो है पापा जैसी कुछ ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस मान्यता के अनुसार पानी शब्द है, पीना शब्द है, पिपासा शब्द है, वो इसी प्रकार के जो है अनुकरण पर जो है निर्मित हुए हैं। तो इस प्रकार इंगित सिद्धांत के जो प्रतिपादक आचार्य हैं वे ये मानते हैं कि अनुकरण के द्वारा ही मनुष्य ने जो है कुछ शब्द विकसित किए और उन्हीं से भाषा का आगे चलकर विकास हुआ। बच्चों, जब इस सिद्धांत की हम समीक्षा करते हैं तो सबसे पहली जो इसकी सीमा है, इसकी जो कमी है, इसकी जो त्रुटि है, वो इस रूप में आती है कि आंगिक चेष्टाओं अथवा क्रियाओं के आधार पर शब्द रचना बिल्कुल ही निर्मूल और निराधार है, क्योंकि आंगिक चेष्टा अथवा ध्वनियों का वाणी द्वारा अनुकरण से निर्मित शब्दों की संख्या बहुत कम है। यानी कि हम अपनी आंगिक चेष्टाओं या ध्वनियों का अनुकरण करें और उनसे भाषा का गठन हो जाए या भाषा की उत्पत्ति हो जाए, ये बहुत ही असंभव सा लगता है, क्योंकि बहुत कम शब्द ऐसे हैं जो इस इंगित सिद्धांत के समर्थन में हम बता पाते हैं। साथ ही अपनी शारीरिक चेष्टाओं के अनुकरण पर भाषा निर्माण की बातें बिल्कुल ही हास्यास्पद और सारहीन प्रतीत होती हैं। तो इस प्रकार जो इंगित सिद्धांत है वह अनुकरण सिद्धांत की जिस आधार पर आलोचना की गई, उसी आधार पर इंगित सिद्धांत को भी जो है नकार दिया गया और भाषा की उत्पत्ति में ये कोई विशेष सहायता हमारी नहीं कर पाता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह संपर्क सिद्धांत। विद्यार्थियों, जैसे संपर्क शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि संपर्क कहाँ होता है, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या बहुत सारे व्यक्तियों से जब वो मिलता है। और जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी है तो वह आदिम अवस्था में जो है पहले अकेला रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे वह जो है समूह में रहना उसने प्रारंभ कर दिया। समूह में जब वो रहने लगा तो उसे संपर्क की आवश्यकता हुई, कम्युनिकेशन की आवश्यकता हुई। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह विद्वान जी रेवेज हैं, और जी रेवेज जो हैं इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए जो है मनोविज्ञान को इस सिद्धांत का मूलाधार मानते हैं, और उन्होंने क्रियात्मकता को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि प्रोफेसर रेवेज जो हैं उनकी मान्यता यह है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते एक मनुष्य का दूसरे से संपर्क स्थापित करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और प्रारंभ में मनुष्य जो है वो भावों के स्तर पर एक दूसरे से जुड़ा होगा, फिर कालांतर में, क्योंकि भावात्मक रूप से तो एक ग्रुप में, एक समूह में मनुष्य रहने लग गया था, लेकिन अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसको भाषा की आवश्यकता हुई। और इस प्रकार से जो ग्रुप में रहने के कारण, समूह में रहने के कारण उनमें जो है भावात्मक स्तर पर भी तो जुड़ाव था ही, विचार के स्तर पर भी जुड़ाव उत्पन्न हुआ, और इस प्रकार से भाषा का विकास हुआ।
परंतु विद्यार्थियों, जब हम इस सिद्धांत की भी समीक्षा करते हैं तो सबसे पहली कमी यही आती है कि भाषा की उत्पत्ति से संबंधित जो संपर्क सिद्धांत है, इसको तर्कसंगत एवं उपयुक्त एक सीमा तक तो माना गया है, किंतु भाषा की उत्पत्ति का पूर्ण समाधान यह सिद्धांत भी नहीं कर पाता है। क्योंकि हम यहाँ ये तो मान रहे हैं कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, उसने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। समूह में रहना प्रारंभ कर दिया तो भावात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े। आगे चलकर वो है विचार एक दूसरे से उन्होंने आदान प्रदान किया, लेकिन विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का कैसे उसने भाषा का आविष्कार किया, कैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई, इस बिंदु पर यह सिद्धांत पूर्णतः प्रकाश नहीं डालता है। इसलिए इस सिद्धांत, यद्यपि ये कह सकते हैं हम कि एक सीमा तक उपयुक्त माना जा सकता है, परंतु फिर भी ये सिद्धांत जो है हमारी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान नहीं करता है। साथ ही यह सिद्धांत मनोविज्ञान पर आधारित तो है, लेकिन इसमें कल्पना और अनुमान का जो है पुट भी ज़्यादा है। ये सिद्धांत जो है कल्पना पर आधारित ज़्यादा प्रतीत होता है। इसका कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार जो हम भाषा की उत्पत्ति की जो हम बात करते हैं, तो चाहे हमारा संगीत सिद्धांत हो, इंगित सिद्धांत हो या संपर्क सिद्धांत हो, कमोबेश ये भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश तो डालते हैं, परंतु भाषा की उत्पत्ति का जो हमारा प्रश्न है, जो हमारी जिज्ञासा है, उसका पूर्ण समाधान ये सिद्धांत भी प्रस्तुत करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। तो विद्यार्थियों, जैसे अभी तक हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं, उनका कहीं की थोड़ा बहुत जो भूमिका भाषा की उत्पत्ति में हो सकती है, परंतु पूर्णतया किसी एक सिद्धांत के आधार पर हम भाषा की उत्पत्ति का जो हमारा प्रश्न है, जो हमारी समस्या है, उसका समाधान हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आज की हमारी कक्षा में हम इन्हीं 3 सिद्धांतों पर हमने चर्चा की है, जो हमारा संगीत सिद्धांत, इंगित सिद्धांत और संपर्क सिद्धांत। आगे जो कुछ सिद्धांत हमारे हैं बचे हुए हैं, उनका हम अगली कक्षा में उन पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।